बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखकर आप सभी के लिए, चाहे हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट की बात करें या फिर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा, आप यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या फिर आपका सीबीएसई हो, इन सभी बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन बैंक है, 10 से 15 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम चैप्टर वाइज एक जगह आपके लिए करवा रहे हैं, ताकि आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, ये क्लास आपका जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक लगातार चलते रहेंगे, हर विषय के, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें या फिर हम किसी और विषय की बात करें। जो भी आपका विषय है आप कमेंट में जरूर हमें बताएं, ताकि हम उस विषय का भी क्लासेस स्टार्ट कर सके। चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चे। आज का अपना प्रश्न जो है वह होगा प्रश्न नंबर 5। इससे पहले हम आपका जो है क्लास, पिछले वाले क्लास में प्रश्न नंबर 4 तक जो है क्लियर किए थे। आज हम 5 नंबर से जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप पिछले वाले क्लास को भी जरूर देखे होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है यहाँ पे, उस पे हम बातें करेंगे। प्रश्नों की जो लेवल है उस पे बातें की जाए। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कह रहा है प्रश्न नंबर 5, मौर्य सम्राट, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। आपका जो हिस्ट्री है क्लास 12th में, उसमें आपका चैप्टर नंबर 2 में मौर्य प्रशासन के बारे में और राजा महाराजाओं के बारे में, अशोक के बारे में, इन सभी खास करके मगध क्षेत्र के बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत चर्चाएं की गई है। ठीक है। अगर आपके पास बुक होगा तो प्लीज आप लोग बुक को एक बार खोल लीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे अशोक, अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन से तत्व प्रमाण मिलते हैं। तो कल के क्लास में भी हम अशोक के बारे में बात किए थे और आज के क्लास में भी हम अशोक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगर आपसे ऐसा उत्तर पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो आप उत्तर कैसे देंगे ये बताइए। ठीक है। अगर आपके प्रश्न पत्र में सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आ जाए तो क्या कीजिएगा, चलिए उस पर हम बात करेंगे। देखिएगा, मौर्य प्रशासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है, ये आप सभी को पता ही होगा कि पाटलिपुत्र में थी। कहाँ थी बच्चे? पाटलिपुत्र में। वर्तमान में पाटलिपुत्र जो है ये किसको कहते हैं? तो जो पटना है, पटना, ठीक है, पटना से लेकर गया वाला जो रूट क्षेत्र है, इसको, इन सारे क्षेत्र को, और बिहार शरीफ, ये जो है आज वर्तमान में आपका अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन उस समय जो है ये सारा का सारा पाटलिपुत्र के अंतर्गत आता था। क्लियर है। इन नगरों से मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को चारों दिशाओं में विस्तृत किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग डबल ट्रिपल स्टार कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम डेली आपको क्लास में बोलते हैं कि आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एकदम बिल्कुल जीरो से हैं, फिर भी टेंशन नहीं लेना। या फिर आप बाहर में रहते हैं, कुछ भी करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कान में ईयरफोन लगा ले, मेरे क्लास को सुनिए, सारा डिटेल में आपको याद हो जाएगा कि चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 3 क्या है, और इससे संबंधित क्वेश्चन को जो है आंसर कैसे लिखना है क्वेश्चन का। ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि जो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, क्या ये अपने बल पे, अपने खुद अपने बलबूते पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, या फिर इनका जो है कोई साथ देता है, कोई इनका मार्गदर्शन करता है? तो ये आपको याद रखना है। इनका जो गुरु था, उन गुरु का नाम था आपका क्या? तो चाणक्य। कौन था बच्चे? चाणक्य थे, याद रखेंगे, चाणक्य। ठीक है। इनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विष्णु गुप्त, या फिर हम कह ले आपका इसे हम और कौटल्य के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो कोई भी अगर आपका ऑप्शन पूछा जाए, आप याद रखेगा कि चाणक्य हो, विष्णुगुप्त हो, कौटल्य हो, ये तीनों एक ही नाम है। और ये क्या थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में इनका मार्गदर्शन करते हैं, इनका संरक्षण करते हैं, इनको सिखाते हैं सब कुछ। उसके बाद ये जो है अपना मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। क्लियर है।
चलिए, मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर दक्षिण में जो है सिंधपुर तक और पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर आपका पूछ ले, 1 मिनट रुकिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मौर्य साम्राज्य की जो है विस्तार, ठीक है, तो आपको याद रखना है मौर्य साम्राज्य की जो विस्तार है, यह आपका उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान में, उस समय जो हम बात कर ले तो उस समय ये भारत का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में ये जो है आपका अलग हो गया है भारत से, और यह उत्तर पश्चिम अब अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए दक्षिण की, तो दक्षिण में आपका सिंधपुर, और पूर्व में अगर बात करें तो बिहार से लेकर पश्चिम सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है। कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात कर ले तो ये इस प्रकार से आप समझिएगा, एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं। भारत ऐसा भारत तो है नहीं, बस एग्जाम्पल के लिए। देखिए, अब मगध की बात कर ले तो यहाँ पे अपना पड़ता है बिहार। क्लियर है बच्चों, ये आपका बिहार पड़ता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा आपका पूरा ये जो बेल्ट है ना, ये उस समय क्या था, तो मौर्य साम्राज्य का था। ये आपको याद रखना है, किसका था, मौर्य साम्राज्य का था। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ जानना है आपको, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम करेंगे। कहता है अशोक ने कलिंग, जो कि कलिंग कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा की राजधानी कलिंग हुआ करती है। ठीक है, कलिंग को जीतकर मौर्य साम्राज्य को और अधिक क्या किया, विस्तृत किया। और बच्चों एक चीज आपको याद रखना है कि अशोक जो है यह क्या करता है, तो बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का जो है ये अपना लेता है। तो आपको पूछ लेगा कि अशोक बौद्ध धर्म को कब अपनाता है, तो बच्चों याद रखिएगा इसी युद्ध के बाद, ये कलिंग जो युद्ध हो रहा है ना, इसी युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कौन, तो अशोक। क्यों अपनाता है, क्योंकि इस युद्ध में जो है लगभग 1000 से अधिक जो है व्यक्तियों की हत्या हो गई थी, जिस कारण से अशोक जो है कहीं ना कहीं इसका आत्मा जो है दुखी हुआ, ये काफी ज्यादा परेशान हो गया, और ये फिर जो है युद्ध नीति को त्याग देता है। ठीक है, चलिए और आगे आगे बात करते हैं केंद्रीय शासन। अब हम बात करेंगे एक एक पॉइंट पे, जिसमें क्या करेंगे, प्रशासन पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग यहाँ से भी अंडरलाइन कर सकते हैं देख देख कर। सम्राट तथा उसके मंत्री द्वारा सीधे राजधानी के संचालित होने वाले शासन को केंद्रीय शासन कहते थे। क्लियर है, सम्राट, सम्राट कौन होता था, आज भी अगर हम बात कर ले तो देश का मुख्य कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का जो और साथ में जो मिलकर काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो मंत्री कहलाते हैं ना जी। बोलिए कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि उस समय जो सम्राट होते थे, राजा महाराजा जो होते थे, शासक होते थे, वो सम्राट कहलाते थे, और उनके सहयोगी जो है ये मंत्री कहलाते थे। ये सभी मिलकर क्या करते थे, तो ये सभी मिलकर जो है राज्य देश को चलाया करते थे। इस केंद्रीय शासन के अंतर्गत सम्राट के कार्य मंत्रिपरिषद, न्याय व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, पुलिस, गुप्तचर तथा लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रबंध का विस्तृत क्या क्या था, जो है विवरण दिया गया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था पूर्णतः केंद्र से क्या था, केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। देखिए, अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप लोग जो है 12th क्लास में चले गए हैं, अभी आप बच्चे हैं, नहीं। अब 12th क्लास का जो पढ़ाई होता है ना, ग्रेजुएशन में आपको वही सेम टू सेम पढ़ना होगा जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे। ठीक है, ये सब चीज हमारे पास ऑलरेडी कई वर्षों का अनुभव है, इसलिए बता रहे हैं आपको। तो ये गलती बाद में ना हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अभी से ध्यान रखिए, तो आगे आपको प्रेशर नहीं होगा। चलिए और ध्यान दीजिएगा, कहता है संपूर्ण साम्राज्य पर केंद्रीय शासन को का जो है नियंत्रण होता था। इस केंद्रीय शासन का प्रमुख जो है सम्राट होता था, जो कि सर्वशक्तिशाली और शासन का जो है केंद्र बिंदु होता था। ठीक है, सभी शक्तियों का जो है सर्वशक्तिशाली होता था कौन, तो सम्राट। सम्राट से बड़ा कोई थोड़ी ना है भाई, आप ही सोचिए, सम्राट से बड़ा कोई हो सकता है क्या, नहीं। तो ये प्रकार आपको याद रखना है, सर्वशक्तिमान होता था, और सारे शासन का वो केंद्र बिंदु होता था। यहीं से सारा का सारा योजना भी यहीं से निकल रहा है, और न्याय भी यहीं से निकल रहा है। ठीक है, अन्याय भी यहीं से निकल रहा है, सब कुछ यहीं से निकल रहा है। तो आपको याद रखना है, वही कानून बनाने
बनाते थे, उन्हें लागू करने की तथा उन्हें न्याय की अंतिम शक्ति रखता था कौन? तो सम्राट राजा, ठीक है? वही कानून भी बना रहा है, वही लागू भी कर रहा है और वही न्याय भी कर रहा है। क्या वर्तमान में ऐसा व्यवस्था है? आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में ऐसा व्यवस्था है क्या? ये आपको कमेंट में बताना है ताकि हमें पता चले कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीरियस हैं, वो थोड़ा बहुत जानते हैं, दुनियादारी के बारे में नॉलेज है उनको, पॉलिटी हिस्ट्री के बारे में, ये हमें आप लोग ज़रूर बताइएगा। वह स्वयं सेना के संगठन की व्यवस्था करता था तथा युद्ध में सेना का संचालन भी किया करता था। कौन? तो सम्राट। यही बातें आपको लिखना है बच्चे, अगर आपके पेपर में पूछा जाए। इस दृष्टि से वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। इतिहासकार स्मिथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। कहाँ पे? तो एमसीक्यू में। स्मिथ का क्या कथन है देखिएगा। स्मिथ जो है ये चंद्रगुप्त के बारे में कहते हैं कि चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध से जो तथ्य प्रकट होता है उससे यह सिद्ध होता है कि वह कठोर निरंकुश शासक था। ये बात किसने कहा है? आपको पूछ लेगा प्रश्न में, तो आपको याद रखना है स्मिथ महोदय के द्वारा कहा गया है। चंद्रगुप्त के शासन प्रबंधन ने जो शक्तियां सम्राट को दी है वे केवल सैद्धांतिक रूप से ही उसके पास है। ये भी आपको याद रखना है। वह उन शक्तियों को व्यवहार में लाने के लिए पूर्व अपने मंत्री व परामर्शदाताओं से सलाह लेते हैं। देखिए, कोई भी कानून लाने के लिए, कोई भी जो है नियम पारित करने के लिए, आज भी आप देखते होंगे कि हर पूरा मंत्रिमंडल जब बैठता है, सब लोग मीटिंग करते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद ही कोई कानून जो है लागू किए जाते हैं। तो बिल्कुल उस समय भी ऐसा नहीं था कि कोई राजा चाह लेगा कि अभी जो है नोटबंदी करना है तो कर देगा। नहीं, अपने मंत्रियों के साथ वो बैठक करता है, बैठक के बाद अगर उसके सारे मंत्री जो हैं सहमत होते हैं तभी वो जो है कोई कानून, कोई नियम पारित करता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर उसका क्या हो जाएगा? उसका मंत्रिमंडल टूट जाएगा, उसका राज्य बिखर जाएगा। इसलिए मंत्रियों को मिलाकर चलना होता था, ये आपको याद रखना है सम्राट के नजरिए से। सम्राट पर परंपरागत कानून तथा नैतिक कानूनों का भी बंधन था। चाणक्य ने, देखिए यहाँ पर चाणक्य का बात आया है, चाणक्य ने राजा के कर्तव्य का विस्तार से वर्णन किया है और उसमें राजा को क्या कहा है? तो जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित भी किया है। किसने किया है बच्चे? तो चाणक्य ने किया है। और चाणक्य का जो पुस्तक का नाम है वो क्या है? तो याद रखेंगे आपका अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चाणक्य जो है अपना पुस्तक अर्थव्यवस्था लिखा है। ठीक है, इसी में आपको बताया गया है ये सारे बातें। ऐसा न करने पर राजा अपनी प्रजा के क्या करता है? तो ऋण से वितरित हो नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी कह रहे हैं कौन? चाणक्य कह रहे हैं कि अगर कोई राजा है जो जनहित कार्य नहीं कर रहा है, जनता के लिए सोच नहीं रहा है, अपने देश के लिए प्रेरित नहीं है, तो ऐसा करने वाला राजा वो क्या है? तो राजा प्रजा के ऋण से प्रेरित, मतलब प्रजा के जो ऋण है, जो टैक्स है, उससे भिन्न हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को हम उदार निरंकुश का शासक कह सकते हैं। तो ये कुछ था आपके सामने जो कि हम आपको रख चुके हैं। अब हम बात करेंगे मंत्री परिषद क्या था। बच्चों, मंत्री परिषद को समझिएगा। देखिए, बहुत विस्तार से करवा रहे हैं, यकीन मानिए इस तरह से आपको यूट्यूब पे गारंटी है नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस महत्व को समझिए और अगर आप करते हैं तो गारंटी है कि क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा एक बार का नहीं बल्कि कई बार का जो है एक्सपीरियंस है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बस भरोसा रखिए, आप लोग कीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है कौटिल्य का विश्वास था कि सम्राट राज्य का एक क्या है? पहिया है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसको आपको याद रखना है। कह देगा किसके नजरिए से, किसने कहा है कि सम्राट जो है राज्य का पहिया है? किसने कहा है? तो आपको याद रखना है कौटिल्य का ऐसा मानना था, कौटिल्य मानते थे। ठीक है, राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरे पहिए मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताएं कि बच्चों, जो राज्य का मुख्य होता है वो तो आपका सम्राट होता है, जो राजा होता है। ठीक है, लेकिन उसको चलाने के लिए और भी व्यक्ति चाहिए ना, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है। तो इसलिए हर क्षेत्र से एक मंत्री का चयन होता है। इस मंत्री परिषद को मिलाकर हर क्षेत्र में विकास के कार्य को सौंपा जाता है और सोचा जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों के दोनों जो फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट है, चाहे हम राजा की बात कर ले या फिर उसके मंत्री की बात कर ले।
और यही चाणक्य के द्वारा कहा गया है कि शासक भी पहिया है और आपका जो मंत्री परिषद है वो भी क्या है, तो दूसरा पहिया है। इसलिए आपको ये बातें याद रखनी होगी। चलिए और आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा आप। कहता है यहाँ पे महत्वपूर्ण मामलों पर सम्राट को परामर्श भी दे सकते थे। वो सम्राट मंत्री परिषद के सदस्य को उनकी बुद्धिमत्ता अर्थात अपने विवेक पर क्या करते थे, नियुक्त करता था। वे वेतन भोगी होते थे, उनको वेतन तक दिया जाता था। तो ये बात को आपको याद रखना है, सारा बहुत डिटेल में बता रहे हैं। मंत्री परिषद के निर्णय सर्वमान्य होते थे किंतु राजा को विशेष अधिकार प्राप्त था। अब भाई राजा है तो राजा को थोड़ा सा तो अधिकार रहेगा ना। आप सोचिए अगर मंत्री परिषद किसी नियम को लाने के लिए, किसी कानून को लाने के लिए ना बोलते, ठीक है, इतिहास में हम लोग ऐसा बहुत पढ़ते हैं कि बहुत सारे उसके मंत्री परिषद है, उसके सहयोगी हैं जो कि उसका विरोध कर दिए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में जो राजा है, जो सम्राट है, उसको कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है। फिर वो अपने विवेक के आधार पर चयन करता है, फैसला लेता है। उन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक है, किसके निर्णय को, तो अगर कोई मंत्री परिषद कोई निर्णय लेता है तो वो राजा मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, वो अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अति महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय लेने के लिए ही मंत्री परिषद की बैठक बुलाई जाती थी। दैनिक कार्य के लिए मंत्री परिषद एक अंतर्गत सभा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ही सब पूछ जाते हैं। अंतर्गत सभा जिसमें प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि होते थे और ये व्यवस्थाएं की गई है। यही सब आपको याद रखना है। मंत्री परिषद की बात की है हम, उसका बाद आपका सम्राट के बारे में बात की है। अब न्याय व्यवस्था की बात करेंगे कि न्याय व्यवस्था क्या था उस समय। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विद्वान तथा कूटनीतिक, कूटनीतिक कौन होते हैं, तो राजनीतिकार होते हैं, क्योंकि कूटनीति से काम लेते हैं, ठीक है, उसको राजनीतिकार कहा जाता है। महामंत्री चाणक्य के परामर्श से एक श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था की स्थापना की थी। आज भी ठीक है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज भी सभ्य समाज में जो है, सभ्य संसार में उस न्याय व्यवस्था के मूल तत्वों का अनुसरण किया जा रहा है। किस मूल तत्वों का, बच्चों यहाँ पे समझना क्या है, देखिए, श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था की बात किया जा रहा है, जो कि श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था वह व्यवस्था होता है जहां पे सभी मनुष्यों को, सभी नागरिकों को कहीं ना कहीं न्याय मिले। और ये बातें जो है आज भी हमारे संसार में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। संपूर्ण न्याय व्यवस्था का प्रधान जो है ये न्यायाधीश हुआ करता है। क्योंकि उस समय न्यायाधीश कौन था, तो हम थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि कानून बनाने वाला भी यही, कानून लागू करने वाला भी यही, और उस पे न्याय करने वाला भी यही कौन था, तो सम्राट हुआ करता था। और इस समय जो सम्राट कौन है, तो चंद्रगुप्त स्वयं थे। क्लियर है बच्चों, चलिए। उसके नीचे अनेक छोटे बड़े जो है न्यायाधीश हुआ करते थे। नगरों व जनपदों के लिए अलग अलग न्यायाधीश की व्यवस्थाएं थी। बच्चे, अब नगर क्या है, जनपद क्या है, ये आपको बता दें। आप लोग इसी चैप्टर में पढ़े होंगे, अगर आपके पास बुक होगा तो आप लोग पढ़े होंगे 16 महाजनपद। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था, ये अभी बहुत लंबा प्रोसेस चल जाएगा, अगर हम कहानी बताने लगेंगे तो फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, जब शुरुआत में जो ऋग वैदिक में आर्य समाज जो भारत आता है, तो वो लोग पहले कबीलों में रहा करते थे। ठीक है, उन कबीलों से धीरे धीरे जो है जनसंख्या वृद्धि होने लगा, और फिर वो कबीलों जो है, बहुत सारे कबीले मिलकर एक नगर बन गए। फिर और आगे कुछ समय के बाद जो है बहुत सारे नगर बनकर जो है एक जन बन गए, जिसको हम जनपद कहेंगे। फिर उसके बाद आपका महाजनपद बनका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 16 महाजनपद पढ़ते हैं। क्लियर है, चलिए। नगरों में न्यायाधीश, जो कि न्यायाधीश कौन होते थे, रजुक, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि रजुक किसे कहा गया है। रजुक, मौर्य साम्राज्य में रजुक किसको कहते थे, तो रजुक जो है यह न्यायाधीश को कहा गया है। बच्चों याद रखेंगे, ठीक है, किसको कहा गया है, न्यायाधीश को रजुक कहा गया है। चलिए और आगे बढ़े। ग्राम, ग्रामों में पंचायतों में भी जो है छोटे छोटे
एक मिनट रुकिएगा। चलिए, यहाँ मेरा पेन पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे है। छोटे छोटे मुकदमे का फैसला होता था। देखिए आज के समय में अगर बात कर ले तो आज का जो है अपना न्याय व्यवस्था जो है, हम जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। अपना जो न्याय व्यवस्था है 3 प्रकार का है, ठीक है। सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर हर राज्य में होता है हाई कोर्ट, फिर आपका होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होता था, उस समय पंचायतों में छोटे छोटे मुकदमे का फैसला होता था, ठीक है। हालांकि आज भी पंचायतों में छोटे मोटे मुकदमे का फैसला होता है पंचायतों के द्वारा, लेकिन बहुत कम, ठीक है। न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, एक दीवानी जो कि धन संबंधित, और एक मुकदमा जो है एक दीवानी होता था, और एक आपका जो है राजस्व वाला होता था, ठीक है, फौजदारी जिसको कहते थे। दीवानी में जो है आपका धन संबंधित जो है मुकदमा होता था। वही अगर फौजदारी की बात कर ले तो इसमें आपका मारपीट झगड़ा लड़ाई जो हो गया, इसका जो है केस आपका निपटारा होता था, ठीक है। चलिए, निचले न्यायालय में के मुकदमे के फैसले के विरुद्ध अपील जो है बड़े न्यायालय में सुनी जाती थी। अपराध को कम करने के लिए चंद्रगुप्त के समय में काल में कठोर दंड दिया जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत याद रखना है, समझना है। कानून व्यवस्था कैसा था, आपसे पूछ ले कि मौर्य साम्राज्य में कानून व्यवस्था कैसा था, तो ये सारे के सारे उत्तर आप उतार कर कॉपी में आइएगा। गारंटी देते हैं एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 प्रकार के दंड दिए गए हैं। किसके लिए? अगर कोई व्यक्ति दंडित पाता है तो उस दंड व्यक्ति, जो दंडित व्यक्ति है, जो दोषी व्यक्ति है, उसके लिए 18 प्रकार के जो है दंड व्यवस्था की गई है। उनमें से कोई एक दंड जो है उस व्यक्ति को दिया जाएगा जैसा वो दोषी होगा, ठीक है। जुर्माने, अंग भंग तथा मृत्यु का भी जो है मृत्यु दंड भी जो है दंड साधारण के रूप में दिया जाता है। कठोर दंड के कारण अपराध बहुत कम हो गए थे, ठीक है। लोग घरों में बिना ताला लगाए हुए बाहर चले जाते थे। तो मतलब इतना आप लोग समझिए यहाँ पे कि देखिए उस समय जो कानून व्यवस्था था इतना सुचारू था, इतना अच्छा था कि जो भी गलत व्यक्ति था, जो भी अपराधी छवि का व्यक्ति था, उसमें इतना डर पैदा किया गया था कि वो कहीं ना कहीं गलत काम करने से सोचता था, ठीक है। और उस समय जो नागरिक हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे वो अपने घरों में ताला तक नहीं लगा रहे हैं। क्या आज ऐसा व्यवस्था है बच्चों? नहीं, ठीक है। तो ये समझिए कि उस समय का जो न्याय व्यवस्था था आज से कितना बेहतर था, ये आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। सैनिक व्यवस्था की हम बात करेंगे। अब हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे कि उस समय का जो सेना जो थी वो कैसा था, उसका क्या कार्य था, किस प्रकार से करते थे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के ने चंतुरनी की व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये पिछले बार ही लगातार क्वेश्चन पूछा है और पिछले बार आपका पूछ दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा चतुरंगिनी जो व्यवस्था है यह किसके शासनकाल में था, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह था, ठीक है। अर्थात उसकी सेना चारों ओर विभाजित होती थी, इसी को हम चतुरंगिनी कहते हैं। जैसे पैदल हो गया आपका, अश्वरोही हो गया, हाथी हो गया और रथ, ठीक है। 4 प्रकार की सेना थी। पहला पैदल सेना, उसके बाद आपका घोड़े पर सवार होती थी सेना एक, फिर एक हाथी पर सवार और एक रथ पर सवार होती थी। ये 4 प्रकार की जो सेना की व्यवस्था थी ये किसके शासनकाल में था बच्चों? तो याद रखेंगे यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था, ठीक है। थोड़ा सा आज का लेक्चर बड़ा शायद मेरे ख्याल से हो जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे डिटेल हैं जो कि मुझे लगता है कि छोड़ना सही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। मेगास्थनीज, देखिए मेगास्थनीज की अगर बात कर ले तो मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त के समय में ही भारत आता है, ठीक है। मेगास्थनीज जो है यह किसका राजदूत था? तो यह आपका सेल्यूकस का था। किसका? लिख लीजिएगा, सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर का ये क्या था? राजदूत था, ठीक है। और अगर बात कर ले सेल्यूकस निकेटर की बच्चों, तो सेल्यूकस निकेटर जो था यह किसका सेनापति था? तो यह आपका सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। इतना तो आपको याद हो गया। चलिए, तो यह जो मेगास्थनीज है यह आपका चंद्रगुप्त की सैनिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो सैनिक व्यवस्था है यह किसके बुक में हमें जानकारी मिलती है, तो यह आपका मेगास्थनीज की बुक। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है?
तो आप लिख लेंगे उसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका पुस्तक का नाम आपका इंडिका है। क्या है बच्चों? इंडिका है। क्लियर है? उसके अनुसार उसकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3000 अश्वरोही और 9000 हाथी तथा 8000 जो है रथ पर सेना सवार हो रहा करती थी। इतनी विशाल सेना रखने का प्रमुख कारण जो है वह क्या था? तो महत्वपूर्ण यह था कि चंद्रगुप्त जो है यह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अनेक छोटे राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और सेना के आधार पर ही की थी। ठीक है, हम अगर सीधा सीधी अगर बात कर ले बच्चों, तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का जो व्यक्तित्व था, जो उसका लक्ष्य था, जो उसका टारगेट था, वो क्या था? तो एक विशाल साम्राज्य स्थापना करना। ठीक है, ठीक है, विस्तार नीति था उसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में वह युग सैनिक युग था और साम्राज्य का आधार सेना ही हुआ करता था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने इतनी विशाल सेना के आधार पर यवनों को, यवनों का मतलब होता है युवा, ठीक है बच्चों, यवन का मतलब युवा होता है, तो युवाओं को पराजित करके देश से बाहर खदेड़ नव नंद वंश का नाश किया और सुव्यवस्थित शासन के द्वारा शांति भी स्थापित किसने किया था? तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देर और पेशेंस बनाए रखिएगा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और बच्चों। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सम्राट प्रधान सेनापति होता था। कौन होता था? तो सम्राट। आज के समय में अगर बताइए हमारे से, हमें आपको बताना है कि अभी जो सेना है हमारा, ये सेना का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, ये बताना है आपको। 2 क्वेश्चन अभी तक हम पूछे हैं आपसे, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? चलिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे इतने मेहनत, इतना गर्मी में हम पसीना से पूरे दम भीगे हुए हैं, फिर भी आप लोग जो है मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। सिर्फ हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी साथ साथ करना होगा। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान देंगे, वह युद्ध में क्या करता था? सेना का संचालन भी करता था। कौन? तो सम्राट चंद्रगुप्त। इस विशाल सेना की व्यवस्था के लिए युद्ध परिषद का गठन किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा फिर से कि युद्ध परिषद का गठन किसने किया था? तो यह आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। देखिए, जहां जहां इंपॉर्टेंट है हम आपको जो है अंडरलाइन भी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं ऑब्जेक्टिव, खास करके सब्जेक्टिव तो पूरा आप ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं, इसी में से आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है 20 से क्वेश्चन बनता है बच्चों, और इसलिए हम जहां पे इंपॉर्टेंट है वहां पे अंडरलाइन कर रहे हैं। इसका पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डेली हम पीडीएफ आपको दे ही रहे हैं। ये 30 सदस्य 6 समिति में विभाजन था। ठीक है, ये जो समिति है, जो आपका युद्ध परिषद समिति है, यह जो है परिषद, ये 30 सदस्यों का था। मतलब 6 विभागों में विभक्त था, मतलब हर एक विभाग में जो है आपका 6 सदस्य था। तभी ना होगा जी, जोड़िए ना, तभी ना होगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है, समझ आएंगे 5। ठीक है, इस प्रकार 5 सदस्यों के प्रत्येक समिति जो है यह सेना का एक भाग व्यवस्था देखती थी। पहली समिति जल सेना थी, दूसरी समिति आपका जो है सेना के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री जुटाती थी और रसद का प्रबंध करती थी। तीसरी जो है, चौथी जो है, पांचवी और छठी समिति जो है यह पैदल, अश्वरोही और हाथी की सेना थी। ठीक है, ये सेनाएं अस्थायी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ में राज्य कोष से सैनिक का वेतन मिलता था। तो आपसे पूछ लेगा कि सैनिकों का वेतन कहाँ से दिया जाता था? तो राज्य कोष से। राज्य कोष का मतलब है कि उस राज्य में जो भी इनकम हो रहे हैं, जो भी टैक्स, चाहे राजस्व व्यवस्था की बात कर ले या फिर किसानों की आय की बात कर ले, कुछ भी जो भी टैक्स मिल रहा है, उन टैक्सों में से ही सेनाओं को भी दिया जाता था। क्लियर है? तो इतना याद रखिएगा, थोड़ा देर और है, बस आपका समाप्ति होने वाला है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा और है, बस 5 मिनट आप मेरे साथ दे दीजिए, समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाहे या फिर हम यहाँ आज यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप क्लास को कवर नहीं करेंगे। हम अभी तक क्या पढ़े हैं बच्चों? हम अभी तक पढ़े हैं न्याय व्यवस्था, मंत्री परिषद, और हम केंद्रीय शासन की व्यवस्था पढ़े हैं। साथ में हम न्याय व्यवस्था पढ़े हैं, किसकी? तो मौर्य साम्राज्य की। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका राजा के अधिकार क्या थे। साथ में हम ये पढ़ेंगे कि राजा के अधिकारों में क्या क्या आता था, उसके मंत्री परिषद में कौन कौन लोग थे और क्या क्या पद उसका विभाजन था। तो ये कल पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल का क्लास भी आप लोग जरूर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो हम पूछते हैं वो भी आप लोग बताइए।
देखिए हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एग्जाम में आता है, इसलिए हम आपसे पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से वो भी बताएं ताकि आपका जो है कंटिन्यूटी बना रहे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम नए अध्याय के साथ कल, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, जय भारत।